नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं और बुनियादी बात यही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंगबंदी हो गई है, सीज़ फायर हो गया है। तो प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले आज मैं मुनफरिद नौइयत से करूँगा, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है वो माशाल्लाह सीधी चलते चलते अचानक कुछ होता है, टेढ़ी कहीं निकल जाती है। जिसका शुक्रिया अदा करना चाहिए उसका शुक्रिया अदा नहीं कर रहे। मामू का, खालू का, फुफ्फो का, चाचू का, सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। भाईजान, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये काम ना करता तो ये जंग कभी ना रुकती। हमारी कौम मुकम्मल तौर पर यार जीतने के बाद, जंग जीतने के बाद समझ नहीं आती इनको करना क्या है। भाईजान, आप जंग जीत गए हो, अब उसका शुक्र, हम चाइना का शुक्रिया अदा करते हैं। क्यों भाई, चाइना ने क्या किया जो उसका शुक्रिया अदा करते हैं? हम तुर्की, आजरबाईजान का शुक्रिया, अबे आजरबाईजान का शुक्रिया क्या अदा कर रहे हो यार? यार फिर मेरा बीपी चढ़ जाता है यार। अगर मैं कहता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं सबसे पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप को, और मैं बार बार करता आ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है बंदा ठीक है। आप लोगों को समझ नहीं आती बातों की, इधर उधर भागते रहते हैं बस। डोनाल्ड ट्रंप और सेक्रेटरी मार्को रूबियो, इन्होंने किरदार अदा किया और यह जंग रुकवाई। वरना मैं बता रहा हूं कि रात के बाद ऐसी जंग होनी थी कि इंडिया को भी लग पता जाता कि बाबू होने क्या वाला है, और पाकिस्तान में भी होता जो कुछ होता। आपको पता है, रिएक्शन नेचुरल है। मैं आपको बताऊं, औरतों ने रातों को जाग के दुआएं की हैं कि जंग बंदी हो जाए। यकीन करें, आप वो जज्बाती लोग, महल्ले में लड़कों की तरह लड़ने वाले, मारेंगे यूं, आप उन औरतों से पूछो जो अपने बच्चों को भेजेंगी सरहदों पर, जिनका दिल धड़केगा। बेटा, इतनी सी खराश आती है ना, मां से पूछो बच्चे के लिए मां कैसा सोचती है। एक खराश आ जाए ना बच्चे को, मां बेचारी परेशान हो जाती है, मेरे बच्चे को चोट लग गई। तुम लोग अपनी माओं का लिहाज नहीं करते हो। जंग लड़ना इतना आसान काम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मुश्किल काम पता है कौन सा है? अमन, बर्दाश्त। हिम्मत का पता उससे लगता है जो अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करे। सो मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले I would like to thank President Donald Trump of the United States of America and Secretary Marco Rubio for playing an important role, in fact the pivotal role, in establishing peace in Southeast Asia and reducing the conflict. In fact, bringing to the dialogue table both parties, that is India and Pakistan, and for forging peace and for ensuring that in future we have a more credible, reliable and sustainable peace in the region. I also recommend that President Donald Trump and his team should be given the Nobel Peace Prize for this remarkable achievement of bringing down the temperature in Southeast Asia and establishing peace between Pakistan and India. Not a single anchor in Pakistan has the guts and the bravery to say this. We are thanking the wrong people. We should be thanking President Trump. We should be thanking Secretary Marco Rubio, and we should be thanking Vice President J.D. Vance for their efforts in ensuring that this conflict did not escalate beyond a certain level. ये मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी अहम बात है, आप लोग समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग जो वो एलईडी के दौर में ट्यूबलाइट हो। कल से मैं देख रहा हूं एंकर बैठे हुए हैं, ये एजाज को बहुत पसंद है, शाहजेब बादामी, वसीम खानजादा। हम चाइना का शुक्रिया अदा करते हैं, हम अफगानिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, हम युगांडा का शुक्रिया अदा करते हैं, हम जिम्बाब्वे का शुक्रिया अदा करते हैं। एक काम बस गलत हुआ है इसके नतीजे में, ये जो पीएसएल दोबारा शुरू कर दिया यार। मैंने यकीन करो कहा था शुक्र है ये पीएसएल खत्म हो गया यार। यकीन करो, इंडिया पाकिस्तान की जंग से भी ज्यादा टेंशन दे रहा था ये यार। इससे ज्यादा बोरिंग भी कोई काम कर लिया करो यार। खाली उसमें हीरा मानी है जो चीखती चिल्लाती रहती है। मैच तो ऐसे फजूल हो रहे थे, यकीन करो मैंने शुक्र किया ये पीएसएल बंद हुआ। चलो दोबारा शुरू हो गया। खैर, यहाँ बैठे हुए हमारे साथ बैरिस्टर अली ताहिर साहब।
महसूस हो रहे हैं, सोच रहे हैं टीवी पे क्या हो रहा है। सर आप देख नहीं रहे इंडिया के टीवी पे क्या हो रहा था पिछले 2-3 हफ्ते से? हमने कर लिया तो क्या बुराई है, इंडिया भी यही कर रहा था। वेलकम करता हूं आपको शो में। थैंक यू वेरी मच। संडे को मैं आपको बिल्कुल जगह के रख दिया, आप देखें। नहीं जी, ये ज़रूरी है और नेशनल यूनिटी हमारी कौम ने दिखाई है। पूरी कौम जिस तरह एक साथ जो है अपनी डिग्निटी के लिए इकट्ठी हुई है। संडे क्या, रात क्या, वीकेंड क्या, हम हर वक्त जो है वो तैयार हैं और अपना मौक़िफ़ जो है वो अच्छे तरीके से सामने रखने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक आपने कहा कि मैं महसूस हो रहा, बिल्कुल जी, आपकी एनर्जी माशाल्लाह जो है वो पूरे कमरे में छाई हुई थी और अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि आप प्लीज़ खुदा ना खास्ता इंडिया से कहीं कंपेयर ना करिएगा, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह की चीज़ें जो हैं और जिसको मैं कहता हूँ कार्टून नेटवर्क जो है वो जारी रहता है। हम कोशिश कर भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, कुछ ना कुछ हमारे अंदर जो है वो ज़रूर एक चीज़ होगी जो हमें वहाँ जाने तक से जो है वो रोक लेगी। देखिए, मैंने हमेशा एक बात की थी, बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आप तो कानून गो हैं, कानून गो से घर से बिलोंग करते हैं, तो बेसिकली आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने हमेशा एक बात की, मैंने कहा आज़ाद सहाफ़त को इजाज़त दो कि वो फले फूले। आज़ाद सहाफ़ी क्या होगा, मेरिट को आगे लेकर आएगा। जब मेरिट आगे आएगा तो आप अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकेंगे। पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग, देखिए मैं एक बात करता हूं, आपकी फील्ड है कानून की, मुल्क का जो हमारे फादर ऑफ द नेशन आपको पता है मिस्टर जिना कहते थे अंग्रेज एहतराम के अंदर, वो भी कानून गो थे। आप लोगों के प्रोफेशन के अंदर अच्छे जूरिस्ट हमें मिले, लॉयर्स हमें मिले, वकील मिले, दुनिया के अंदर हमने जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन किया इस शोबे के अंदर। मीडिया में भी मैं आपको बताऊं पढ़े लिखे टैलेंटेड लोग आएंगे, जैसे आप लोगों के शोबे में आए, तो इंशाल्लाह दुश्मन को हम मीडिया के फ्रंटियर पे भी शिकस्त देंगे। बुरा ना मानिएगा, मेरा ये मकसद कतई नहीं है कि अभी बैठे लोग जो हैं वो उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे, या हमारे जो मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठे दोस्त जो हैं वो मुकाबला नहीं कर पा रहे। मेरी ऐसी राय है, माजरत मैंने ये बात कह दी मौका निकाल के। देखिए अली साहब, देखें बात यह है कि जब तक इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी तब तक अपने आप को इम्प्रूव तो नहीं कर सकते। जी। और इस बात में कोई शक नहीं है कि खासतौर पे ये पीका एक्ट आने के बाद और जिस तरह की वैसे भी एक पोजीशन रही है, जिस तरह लोगों को ऑफ एयर भी कर दिया जाता है, आगे पीछे भी कर दिया जाता है कि इंडिपेंडेंट जो राय है, इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं जो असल में पैट्रियोटिक होती हैं और अपने मुल्क के लिए बोलती हैं, उनको आप दबाने की कोशिश करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है और मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से एग्रीड हूँ कि हमें परहैप्स जो है ये ज़रूरी है कि बजाय इसके कि हम ये समझें कि एक बंदे की या 5 बंदे की जो राय है वो पूरी कौम की राय होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हमारी राय मुख्तलिफ हो सकती है। हाँ, एक चीज़ वन एजेंडा है और वो ये है कि अगर पाकिस्तान पे आएगी तो हम ये देख ही नहीं सकते ना कि कौन है, आप कौन बताएं इक़्तिदार मुझे, में है, कौन नहीं है। दुश्मन ने हमारे ऊपर मैली आंख, हमारी तरफ मैली आंख से देखा, पूरी कौम एक हो गई। बिल्कुल 100%। तो काहे हम शक कर रहे हैं? इंसान अपने बेटे पर ही शक करना शुरू कर दे, अपनी बेटी पे शक करे, अपनी बीवी पे शक करे, अपनी माँ पे शक करे, अपनी बहन पे शक करे, ये गलत है। मैं ये कहता हूं अपने दोस्त पे शक करे। मैं ये कहता हूं कि सारे पाकिस्तानी मुहिब वतन, माजरत के साथ, पता नहीं लोग इससे एतराज करें, मैं कहता हूं अगर हम एक कौम ना होते तो हिंदुस्तान आज ऐसे डर के पीछे ना हटता। मैं आपको सही बात बताऊं, हम एक कौम हैं, ये मानना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप बैरिस्टर? जी बिल्कुल 100%। देखें जो कुछ हमारे लोगों के साथ हुआ है इकोनॉमिकली, सोशल जस्टिस में, जी। वो अगर किसी और मुल्क में होता तो शायद लोग बड़े नाला होते। ये तो खराज तहसीन आप इस कौम को पेश करें कि वो अगर 2 जूते वो खा भी लेते हैं डोमेस्टिकली तो कोई बात नहीं, जब वो सामने एक कंबाइंड दुश्मन आता है तो हमारा आज़म वही है जो 1947 में हमें मिला था। और हमने ये प्रूव किया है पूरी दुनिया को कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जो हैं वो इकट्ठे हुए या ओवरसीज पाकिस्तानी भी हुए, वतन 100%। कोई ये नहीं कह सकता कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुहब्बे वतन नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी भी मुहब्बे वतन है। नाजरीन, जो लोग गलत बातें फैलाते हैं मैं उनको क्लियर कर दूं, यूथ भी पाकिस्तान की जो है मुहब्बे वतन है। मैंने जो जज्बा नौजवानों में देखा है, मैं आपको सच बता रहा हूं, एक बच्चा तो आपके सामने बैठा है, मैं भी खुद को यूथ ही कहता हूं क्योंकि हर सियासी पार्टी का यूथ विंग मेरे से 4-5 साल बड़ा ही बंदा उसको हेड कर रहा। सॉरी, ये गलत नहीं, ये आपकी बात ठीक है। मैं भी नौजवान ही हूँ क्योंकि अमूरे नौजवान को जितने लोग देख रहे हैं मुझसे तो उम्र में बड़े ही हैं। कुछ को तो मैं खुद भी कह सकता हूँ, खालू फुफा कैसे हैं आप, ठीक है सर? वैसे ये तो है।
ये आपकी बात सही है और आपने जो बात की है वो बड़ी मेच्योरिटी के साथ की है। देखिए यूथ में पे internally- वतन है, इसको आप क्लियर करें बैरिस्टर जी, साहब। बिल्कुल हमारे है। जो लोग हैं गलत बयानी कर रहे हैं। यूथ 65% है हमारे इस मुल्क की, इससे भी ज्यादा है, और मुहिब वतन। भाई जी। फ्यूचर आपका यूथ है और आप ये देखिए कि इंटरनल क्रिटिसिज्म करना जो है वो हमारा राइट है। हमारा ये राइट है कि हम कहें अगर कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, हमारा ये राइट है हम कहें कि कोई चीज इलीगल हो रही है। लेकिन पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं। एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली, इस बात में कोई शक नहीं होना दुश्मन चाहिए। को आंखों में आंखें डाल के देखेंगे, वो अलग चीज है। एब्सोल्युटली हम सामने खड़े हैं और दीवार बन के खड़े हैं, सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हैं और ऐसी की तैसी इस मुल्क की तरफ कोई मैली आंख से देखे। हमारे जो अपने मसले हैं वो हम खुद ही डील कर लेंगे, हम उनको खुद ही सेटल कर लेंगे, लेकिन किसी और को ये मौका नहीं मिल सकता कि वो आकर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। अलबत्ता मैं कुछ चीजें प्लीज मैं आपके सामने ये जरूर रखता चलूं कि देखिए अभी आप सीज फायर को शायद समझें कि ये जंग खत्म हो गई है। मैं शायद टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये नहीं समझता कि ये जंग खत्म हो गई है, क्योंकि जिस वक्त इंडिया ने ये ऐलान किया कि इंडस वाटर ट्रीटी को वो हेल्ड इन अबेंस कर रहा है, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा दिस इज एन एक्ट एंड अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। उसी वक्त मैंने एक कॉलम लिखा था द न्यूज में, अगले दिन ही छपा था, जिसमें मैंने ये लिखा कि देखिए उसके पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपका पानी बंद करने का, लेकिन वो न्यूसेंस जरूर पैदा करेगा। और इस सर वो कह रहे हैं हम हवाले बंद से- नहीं करेंगे। देखिए टेक्निकल बात को समझें, उसने कहा है हम बंद नहीं करेंगे, हम छोड़ेंगे, नहीं, लेकिन क्योंकि उसे मैं- पता है गर्मी का मौसम आ रहा है, तो वो पानी के जरिए जहरियत करेगा। उसको पता है सैलाबी कैफियत पैदा हो सकती है। उन्होंने एक दफा पानी छोड़ के ये दिखाया है कि हम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो बंद किया तो इंटरनेशनल कंडेमनेशन आएगी। वो कह रहा है हम बढ़ा देंगे नहीं, जहां लेकिन जरूरत ये- पड़ेगी ये- ताकि थोड़ा नुकसान पहुंचे। ये ये मैसेज मिला है उनकी तरफ से। ये देखिए ये हम सिर्फ अगले 2-3 महीने का नहीं सोच सकते। ये गेम एक लंबी गेम है। ये अगले 20 से 30 साल की गेम है, जिसके अंदर इंडिया ने हमारे दरियाओं पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ये बड़ा जरूरी था कि वो कश्मीर के इशू को, हालांकि उसका इस पानी से कोई ताल्लुक नहीं है, या टेररिज्म के इशू को इसके साथ नथी करके टेबल के ऊपर ले हैं। जी जी। तो मैं तो ये देख रहा हूं कि ये अभी फॉर द टाइम बीइंग बिल्कुल थोड़ा बहुत अमन तो आएगा। वो जो ड्रोन शोन आ रहे थे वो आने बंद होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये दिस वाज अ बैटल, द वॉर इज स्टिल लेफ्ट। ये मेरा अपना ओपिनियन है, ये मेरा इंडिपेंडेंट एनालिसिस है। स्ट्रगल है। मैं आपको एक सही बात बताऊं, और ये इंडिया को मौका इसीलिए मिला क्योंकि उसको पता लग गया कि पाकिस्तान के आर्मर में देयर इज चिंक इन द आर्मर। उनको ऐसा फील हुआ कि उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई। इसकी बुनियादी वजह कनाल के खिलाफ एहतिजाज था, जब उन्होंने देखा कि इस मुल्क के अंदर पानी के मामलात के ऊपर इन लोगों को कोई खुद शनासी नहीं है, ये डायरेक्शन लेस हैं, इनके पॉलिटिशियंस अपनी बेहतरी को ही रोक रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर नाजरीन मैं आपको बताता चलूं, ये बैरिस्टर साहब के तवज्जुह से बता रहा हूं, इसमें कोई डाउट नहीं कि लोअर राइपीरियन का फर्स्ट राइट होता, कोई शक नहीं, हम मानते हैं इस बात को। यही हमारा भी इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर हमारा भी यही स्टांस है। लेकिन नाजरीन मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूं, बैरिस्टर साहब नहीं बताएंगे, पॉलिटिकल थोड़ा सा वो होता है, कंपल्शंस होती हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कनाल खोदी हो, अवाम निकल आई हो, उसने कहा हम नहीं बनने देंगे। आपके मुल्क के अंदर डैम आपने नहीं बनने दिए, आपने कनाल नहीं बनने दिए, पानी के ज़ख़ीरे नहीं बनने दिए। ये बात रिकॉर्ड पे लिख लें आप, महरोज़ भाई, आप किसी किताब में लिख लें ये बात मेरी। कल आप इसकी वजह से बहुत बहुत ज़्यादा आप जो है ना मुश्किल में आएंगे, क्योंकि ना आप अपने मुल्क में कोई डैम बनाते हैं, ना कनाल बनाते हैं, ना पानी का ज़ख़ीरा बनाते हैं, कहीं पर भी नहीं बनाते। हम कहते हैं कहीं तो बना लो, कहीं पर भी नहीं बनाते। माजरत बैरिस्टर साहब, मैंने उन्होंने इसका फायदा उठाया इंडिया ने कि इनके मुल्क में एहतिजाज हो रहा है, कोई फायदा पॉलिटिकल कंपल्जन मेरी नहीं है। मैं जो बात करूंगा बिल्कुल मैं दिल से बात करता हूँ, इंडिपेंडेंट बात करता हूँ, और किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। लेकिन मामला ये है कि परहैप्स ये 4 लोग बैठकर डिसाइड नहीं कर सकते कि कहां से कैनाल्स निकालने और कहां से नहीं निकालने। ये बहुत बड़ा स्टेक है इस मुल्क के अंदर। और सिंध जो लोअर रैपेरियन है, जिसको वैसे ही पानी कम मिलता है, और उसके अलावा आप ये देखिए कि कराची के साथ जो हमारा जो डेल्टा है वो खत्म होता जा रहा है भाई, उसके अंदर फ्लोरा फोना खत्म होता जा रहा है, कराची कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। तो आखिर ये इतनी क्या जल्दी है? ये बैरिस्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, बड़ी अहम बात की। एक बिल्डर थे, उन्होंने अगले दिन फेसबुक के ऊपर जौहर चौरंगी की तस्वीर लगाई। हाँ, उन्होंने कहा कंक्रीट जंगल, मैंने कहा इसमें से 12 बिल्डिंगें आपकी। Let's take a short break.
फहमीदा यूसुफी साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और ब्रिगेडियर शेख नदीम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे ख्याल पहले फहमीदा यूसुफी साहिबा के साथ डिस्कशन करते हैं। वेलकम करता हूं आपको। अच्छा फहमीदा यूसुफी साहिबा, बात कुछ ऐसी है कि बड़ी मज़ेदार किस्म की गुफ्तगू हो रही बाकी प्रोग्रामों से हटके, तो मैं चाहूँगा आप भी अपनी आज़ादाना राय का इजहार करें, कल पेश आने वाले वाक़यात के ऊपर कुछ अपना जायज़ा पेश करें। देखें, सबसे पहले तो कौम को और तमाम लोगों को ये जो पाकिस्तान अफवाज ने कमाल अपना दिखाया है उस पर हमें जितना भी प्राउड फील हो वो कम है। और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान को अरसे से अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था, मोदी सरकार की जानिब से ये कहा गया था कि ये अभी 1 साल पहले की बात है कि सरकार ने फरमाया था कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के लिए इररेलेवेंट किया है। तो मेरा ख्याल है कि अब कल के बाद ये सबके सामने आ गया है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के लिए कितना रेलेवेंट है। आप अंदाजा करें कि कल जो ऑपरेशन बनियान महसूस जो पाकिस्तान ने किया है, जिसका मतलब सप्लाई वार है, सूरह सब से ये दिया गया है, तो आप ये देखें कि पाकिस्तान ने जो उनके भारतीय एयर बेसिस ब्राह्मोस स्टोरेज साइट को और उनका जो S-400 निज़ाम तबाह किया है और फतह 1 मिसाइल की जो बारिश करके उनके जो टारगेट्स हैं उनको अपने जो टारगेट थे उन्हें अचीव किया है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एयर फील्ड, एयर बेसिस उनकी जो है सिरसा और बरनाला की तबाह बर्बाद कर दी। उधमपुर, भटिंडा, सूरतगढ़, मामू, अखनौर, कहाँ पर आप बोलें, और जो पाकिस्तान ने टारगेट सेट किए वो अचीव किए और आ गए। और आप ये देखें कि पाकिस्तान की फौज की दिफाई सलाहियतें और टेक्निकल उसका अंदाजा लगाएं कि उन्होंने एक बार फिर, ये 2019 में भी पाकिस्तान एयरफोर्स कर चुकी है और एक बार फिर पाकिस्तान ने कल यही किया कि उन्होंने जो है भारतीय फौज का पूरा सैटेलाइट सिस्टम जो था वो जाम कर दिया। और मुझे इससे एक बात जो नजर आती है वो ये नजर आती है कि ये जो था ना, ये पाकिस्तान की अफवाज का, ये पाकिस्तान की जो अवाम है, ये उसकी दुआएं थी, ये हमारा जज्बा था, ये जो भारत का जो ये अरबों रुपए का दिफाई निजाम था वो बैठ गया। क्योंकि पाकिस्तान S-400 के बारे में बहुत कहा जा रहा था और उसकी बड़ी एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू है 400 की, जो रूस से उन्होंने लिया था। और पाकिस्तान, जाहिर है पाकिस्तान के पास इतने अरबों डॉलर नहीं थे कि पाकिस्तान वो S-400 ले सकता। कल पाकिस्तान ने वो S-400 जो है वो तबाह और बर्बाद कर दिया है। रफाल तैयारी। अच्छा, लेकिन मैं फहमीदा यूसुफी साहिबा आपसे थोड़ा सा हटके बात करूंगा क्योंकि आप सहाफ़ी भी हैं और बड़ी गहरी चीज़ों पर निगाह रखती हैं। बात यह कि मैंने, चाहे ISPR हो चाहे हुकूमत पाकिस्तान हो, उन्होंने अमन की जीत के मुतालिक बात की है। हम जारी बात है, और इसमें उन्होंने कहा है कि अमन की जो जीत है ये पाकिस्तान की दरअसल जीत है, कि अमन जीत गया, पाकिस्तान जीत गया। जो मैंने जी बिल्कुल, इसलिए देखें जो है जिस वक्त ये आपके सामने है, जिस वक्त ये पहलगाम वाकया एक दफा ये फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार की जानिब से किया गया, उस पर पाकिस्तान ने उनको कहा कि आप थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन करा लें, हमारा इस वाकये से कोई ताल्लुक नहीं है और हम क्यों ये वाकया करेंगे जिस वक्त जो है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के नहीं, तो एक इन्वेस्टिगेशन उस वाकये की भी तो कराए ना, वो जो BLA ने किया था ट्रेन पर अटैक, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करवाए ना। जी जी जी, हम पहलगाम की अकेली करवाएं, हम इसकी भी करवाएं, इसके पीछे कौन है, इसके ताना बाने किससे मिलते हैं। बिल्कुल नहीं, हमें तो पता है कि वो तो रॉ है और हमने तो दुनिया के सामने रखा है, लेकिन पाकिस्तान चूंकि जारियत पसंद मुल्क नहीं है ना, पाकिस्तान का तो ये काम नहीं है कि वो उठा के मिसाइल उठा के किसी भी मुल्क पर मार दे ऐसे। ये तो भारत अपने जंगी जुनून में, जंगी जारियत में, अपने पागलपन में, क्योंकि उनके पास करने के लिए, कहने के लिए मोदी सरकार के पास कुछ है नहीं ना। उनके पास सिर्फ और सिर्फ उनके जो इंटरनल मामलात हैं वो बिगड़ते चले जा रहे हैं, जो एक्सटर्नल मामलात हैं वो खराब होते चले जा रहे हैं। तो मोदी सरकार के पास बचा क्या है? वो जो हिंदू तवा के एक जोर में, एक जुनून में, एक पागलपन में मुब्तला है, तो उनके पास तो रह यही गया है कि वो हर बात, हर चीज पाकिस्तान पे डाल दें। वो पाकिस्तान के अमन को जिस तरह से वो अफगानिस्तान को लॉन्च पैड के तौर पे यूज करें, जिस तरह से वो बलूचिस्तान में उन्होंने अपने रॉड के जरिए वो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी करवाते हैं ताकि पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी ना आ सके। क्योंकि अभी आपके सामने है कि पाकिस्तान में कितनी जबरदस्त मिनरल कॉन्फ्रेंस हुई है, पाकिस्तान का रिकॉर्डिंग जो है वो होने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है। अच्छा, लेकिन एक सुने मैं बिल्कुल हटके बातें करता हूँ, थोड़ी सी मैं अजीब व गरीब किस्म की बातें करता हूँ। फहमीदा यूसुफी साहिबा, मिनरल के ऊपर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अचानक कराची की ताजिर बिरादरी को हड़ताल करने की पड़ गई
और जब वो मिनरल कॉन्फ्रेंस जारी थी उस दौरान में बैनुल अक़वामी एक फ्रेंचाइजी थी, वो उसका रेस्टोरेंट था, वो 2 जला दिए गए जी। तो ये तो हकीकी हमें देखना पड़ेगा इस मुल्क के दोस्त कौन है और इस मुल्क के हकीकी दुश्मन कौन है, क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि एक मिनरल कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए SIFC, पाक फौज, हुकूमत पाकिस्तान ने इतनी मेहनत की और कराची के छोटे ताजरों ने उसी दिन हड़ताल की और फिर उसके साथ ही कुछ लोगों ने बैनुल अक़वामी सरमायाकारी को इस मुल्क में नुकसान पहुंचाया। तो अब इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इन छोटे ताजरों के पीछे कौन था जिसने इनको मोटिवेट किया कि वो सैबोटाज करें इतनी जो मेहनत थी SIFC की। क्यों होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल इसके उससे हूँ, लेकिन ये देखिए ना, इस वक्त ये इंटरनल मामला, यही मैं आपसे अर्ज कर रही थी कि पाकिस्तान तो अपने इंटरनल इश्यूज को और अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ठीक करने में लगा हुआ है। तो पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, जो कि बिल्कुल एक प्लान्ड ऑपरेशन था। तो उसके बाद बड़ा अहम नुक्ता आपने बयान किया। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, बैरिस्टर अली ताहिर साहब की जानिब जाता हूं। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, माजरत के साथ एक बात आपसे पूछनी थी। अब हो गया खत्म, अब आपके मुताबिक हो रहा है, लेकिन हल्की फुल्की मौसीकी है, चलती रहेगी। ये मैं आपको बताऊं कई महीने तक होता रहेगा ये। कभी उनके यहाँ कोई खिलौना जहाज टूट जाएगा, वो बोलेंगे साहब ये ड्रोन गिर गया वगैरह वगैरह। इंडिया की तरफ ये ड्रामा चलता रहेगा, आप इंजॉय कीजिएगा। मुझे ये बताइएगा, आपके मुल्क के अंदर आप हर हफ्ते पेट पे लेट जाते हैं फ़लस्तीन के लिए। ये फ़लस्तीनी जो रियासत है उसकी इंतज़ामिया है वो भी मुसलमान है। उनके गाज़ा के लिए हमने फ़ंड भी इकट्ठे किए, हर जुमे को हमने हड़तालें भी की, मंगल पीर इतवार को भी हमने हड़तालें कर दी। वहाँ की इंतज़ामिया की तरफ से सरकारी बयान कोई आया कि कश्मीर के अंदर और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ मसाजिद हैं उन पर हमला हुआ, उसकी वो कंडमनेशन करते हैं? अच्छा, और कितने मुसलमान मुमालिक हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के पाकिस्तान के अंदर मसाजिद पर हमलों की मजम्मत की? मैं जानना चाहता हूं थोड़ा, क्योंकि आपके यहाँ टोटल डांस ये होता रहता है, उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा गुटड़ू गूं, उम्मा उम्मा गुटड़ पटारे। तो आपसे मैंने पूछना है कि ये मुस्लिम उम्मा है, अब सवाल नहीं आता कि अगले OIC के इजलास के अंदर पाकिस्तान एक मेंबर होने के नाते ये पूछे कि क्या जो मसाजिद पाकिस्तान में मौजूद हैं क्या वो उतनी अहम नहीं है कि उनके ऊपर जब दुश्मन हमला करे तो उसकी मजम्मत करना लाजिम है? खाली आपसे पूछ रहा हूं, माजरत, थोड़ा मैं हर्ट हूं, थोड़ी मेरी हटी हुई है माजरत के साथ। जी बताइएगा। मैं 3 बातें, क्यों आपने सवाल पूछा, मैं 3 बातें जरा हो रहा है हटके प्रोग्राम के नहीं पूरे पाकिस्तान से, ये बता भाई। बिल्कुल हो रहा है, और मैं जरा थोड़ा सा टाइम आपसे जरूर लूंगा। तीनों बातों का जरा मैं कोशिश करता हूं उसको मैं कवर कर लूं। नंबर 1 फलस्तीनी इंतजामिया से शुरू कीजिएगा। हम भी मुसलमान हैं, फलस्तीनी भी मुसलमान हैं, एक खून का कतरा वहां बहता है, पाकिस्तान में हड़ताल होती है। वो कैपेबिलिटी की भी बात है, वो जिस पोजीशन में है और हम जिस पोजीशन में हैं उसमें बड़ा जमीन और आसमान का फर्क है। अब हम अगर अमेरिका के लिए बोलेंगे तो जाहिर है कि एक मजाक ही लगेगा। अमेरिका अगर हमारे लिए बोलता है तो कोई बात हमें समझ आती है, एक जोश और जश्न था। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि वो जो जिसने एक इंसान का कत्ल कर दिया, क्या उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया? नहीं। ये तो हमारे दीन का हिस्सा है। और जिसने एक इंसान की जान बचा ली उसने इंसानियत की जान बचा ली। बिल्कुल, ये हमारे दीन का हिस्सा है। लेकिन तो फिर आप मुझे बताएं ये किस तरह से उन्होंने गेट ओवर दिस उम्मा फेवर ना। आप ये जवाब मुझे चाहिए ना। आप बोल रहे सिचुएशन नहीं, आप मुझे राइट बात बताएं। इसका कोई जवाब नहीं है। ये जो आपका उम्मा फेवर है ये आपको अपना कम करना पड़ेगा। अगर आपको अभी भी अकल नहीं आई कि ये दुनिया इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के ऊपर चल रही है, वो उन चीजों से आगे निकल आई है, तो नाउ दैट इज योर फॉल्ट एंड इट इज आवर फॉल्ट एज अ कंट्री और एज अ पॉपुलेशन टू थिंक ऑफ इट। ये आज से आपने रोहिंग्या मुसलमानों को आगे निकल चुकी है। आपने रोहिंग्या मुसलमानों के लिए फेसबुक पोस्टें निकाली, आपने लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को बंगालियों के नाम पर कराची के अंदर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। कौन से रोहिंग्या तंजीम है जिसने कहा कि जी अभी जो ये हमला हुआ है इसकी हम मजम्मत करते हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं ना। मैं डोंट वांट टू इंटरफेयर। देखिए ना, मैं तो आप अफगानिस्तान और अफगानों को आपने पाला, उनको खिलाया, उनके लिए दुनिया जहां की आसानियां पैदा की। वो इस मुल्क के शहरी नहीं थे, 2-3 दिहाइयां वो आपके मुल्क में रहे, इंजॉय किया, उन्होंने मजम्मत की। सर, मैं मासूमाना सवाल है ना आपसे, इस वक्त सर मुश्किल वक्त में ही दोस्त दुश्मन का पता लगता है। ये तो बोले ना। मैं चाहता हूं कि भाई आप क्यों इस बात को समझते हैं कि वो सब आके आपके लिए क्यों मैं ना समझूं? हर जुमे को आप सड़कें बंद करते हैं, हर इतवार को सड़कें बंद करते हैं। भाई अब दिस इज ऑन यू। अगर ये आपने इस तरह के डिसीजंस पीर मंगल पे आपने बर्गर के रेस्टोरेंट जला दिए,
नहीं खैर वो तो उधर बिल्कुल ही- उधर कितने बर्गरों के रेस्टोरेंट जलाए आपने? इंडिया की कौन सी बिजनेस को नुकसान पहुंचाया? भाई खुदा ये ना तो- खास्ता हम ना पहुंचाए किसी को नुकसान, ना हम चाहते हैं कोई पहुंचाए। किसी ने कहा कि हिंदुस्तान ने गलत किया, हिंदुस्तान के बिजनेस को नुकसान पहुंचाएंगे इनको? नहीं, बायकॉट करेंगे। बताएं मुझे। भाई देखें, ये डिस्को डांसरों ने सब कुछ बायकॉट कर दिया, बोल रहे हैं वहां जुल्म हो रहा है। इंडिया ने जुल्म किया? किस मुल्क ने कहा कि हम इंडिया की मसनूआत को बैन करते हैं, हम इनको बायकॉट करते हैं? नहीं, मुझे वो तो बताओ। वैसे ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन थी ना। वो जो रेस्टोरेंट आपने अटैक किया वो तो ना बीडीएस की लिस्ट में था, और वो यहाँ पे लोकल ना वो लड़के लग रहे थे कि उनका कोई सियासत से ताल्लुक है। नहीं, उनका सियासत यार एक बंदा ना जो उन है लड़कों का कोई ताल्लुक एक लग रहा था। सेकंड। फहमी जी, अली साहब, कोई बंदा शार्प ब्रेक जाकर- मैंने लेना है, शार्प ब्रेक मैंने लेना है। वापस आता हूं और मैं फहमीदा यूसुफी साहिबा को भी इस गुफ्तगू में शामिल करूंगा। मुश्किल सवालात नाजरीन पूछूंगा। हर कोई बता रहा है बहुत अच्छा, हम 1947 में बने, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम सारी दुनिया बहुत अच्छी है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में आपको नई बातें पता लगेंगी। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर शेख मोहम्मद नदीम साहब, साथ में फहमीदा यूसुफी साहिबा भी हैं और बैरिस्टर अली ताहिर साहब भी मौजूद हैं। मैं अब मौका दूंगा ब्रिगेडियर शेख मोहम्मद नदीम साहब को। ब्रिगेडियर शेख मोहम्मद नदीम साहब, आपको वेलकम करता हूं और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि मीडिया पर यूफोरिया जारी है, लेकिन जो मैसेज कल ISPR से और जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से मिला है वो ये है कि अमन जीत गया, पाकिस्तान जीत गया। यानी अमन की बात हुई, पीसफुल रेजोल्यूशन के बारे में जिसने भी बात की, पाकिस्तान की जीत अमन में ही है। मैं चाहूँगा मुख्तसरन इस पर बात करें, फिर मैं दूसरे मेहमानों की जानिब जाऊँगा। जी देखिए जी। अमन दुनिया में अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जी ये चीज़ याद रखनी चाहिए। जिन लोगों ने जंगें देखी हैं, जैसे हमने कारगिल की जंग देखी है, जी तो हमें पता है कि अमन की क्या कीमत होती है। दूसरे आज के दौर में जो लोग गजा को देख रहे हैं उन्हें भी पता है कि अमन की क्या कीमत होती है। लेकिन अमन भी वहाँ होता है जहाँ आप दुश्मन के साथ बराबरी की सतह पर बात करने के काबिल हैं। बिल्कुल सही। और दुश्मन को ये रियलाइज करा दें कि तुम हमें अपने से अंडर एस्टिमेट ना करो, छोटा ना समझो, तब वो बात करने के काबिल होता है। ये अमन ट्रम्प साहब हो, चाहे मार्को रूबियो साहब हो, या दुनिया की कोई पावर हो उस वक्त, ये अमन गजा में नहीं करा सके, क्योंकि वहाँ एक पावर जो है वो सुप्रीम है और दूसरी जो है उनके पास कोई पावर नहीं है, कोई एयर पावर नहीं है, और वो हवा से जाकर आग बरसा रहे हैं, बच्चे मार रहे हैं, औरतें मार रहे हैं, इंसानों को मार रहे हैं, और 50-55 हजार लोग मार दिए, शहीद कर दिए। तो यहाँ पे जो रियलाइजेशन है वो ये है कि देखें, यहाँ अमन के लिए आपने भी पढ़ भी लिया होगा, मुख्तलिफ प्लेस पे भी देख लिया होगा कि ये भारत को जब हमने जवाब दिया, और भारत को पहले दिन से ही जवाब दे रहे हैं। मैंने हमेशा कहा, आपके फोरम पे भी कहा कि हमने स्कोर तो पहले दिन ही सेटल कर दिया था, लेकिन फिर भी हमने अपना एक राइट 51 आर्टिकल के तहत रखा कि इंडिया ने हम पर फुल फ्लैश मिसाइल अटैक किया, तो हम वो राइट रिजर्व रखते हैं। हमने तो LOC के ऊपर जो है वो अटैक किया पहले, तो हमारा एक रहता था उस तरह से। फिर जब हमने ये किया और इंडिया के तैयारे भी गिरा दिए और पता नहीं क्या क्या हो गया, आपको पता ही है, S-400 और जो जिन पर उनको गुरूर था, अल्लाह ने उनका गुरूर खा के मिलवाया और पाक फौज का कलीदी करा किरदार अदा हुआ, अल्लाह ने इसकी मदद की, तो ये अमन आपको हासिल हुआ। ये अमन बराबरी की बुनियाद पर हासिल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 गुना बड़ा या 10 गुना बड़ा आपका दुश्मन था, लेकिन आज ये घुटने टेक कर आपके साथ बराबरी की बुनियाद पर खड़ा हुआ है और आपसे बात करने पर तैयार है। और किसी थर्ड न्यूट्रल कंट्री के ऊपर ये इंशाल्लाह मुज़ाकरात करने भी आएगा, जो कभी ये बात करने पर तैयार नहीं था। कहता था हम कोई बात नहीं करेंगे। यहाँ पे जयशंकर आया था, SCO की जब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो खामोशी से आया और खामोशी चला गया, उसकी गर्दन में सरिया था। और आज वही जयशंकर इंशाल्लाह आप देखिएगा कि किसी न्यूट्रल जगह पे बैठ के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ नेगोशिएशन कर रहा होगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एहसान है और आपकी पाक फौज की जो पेशेवराना सलाहियत है, जिसमें मैं जो है मुबारकबाद दूंगा कि हमारे जो सिपा सलार हैं जनरल आसिफ मजीद साहब और उनके साथ जो दूसरे सिपा सलार हैं, ज्वाइंट चीफ हैं हमारे साहिर शमशाद साहब, और सबसे बढ़ के जिनका अभी तक किसी को पता नहीं है, जिक्र नहीं, जो असल हीरो है इस पूरी जंग के,
क्योंकि ये जंग लड़ी गई है सारी आपकी LOC के ऊपर और अक्रॉस दी LOC ज्यादातर जंग लड़ी गई है जी। और ये LOC को जो कमांड कर रहे हैं वो कोर कमांडर रावलपिंडी हैं, जनरल जी। शाहिद इम्तियाज साहब। तो ये जंग बेसिकली जनरल शाहिद इम्तियाज साहब ने लड़ी है, या तो उनको हम सलूट पेश करते हैं प्रोग्राम के तवस्सुत से, उनको हम सलूट करते हैं तो जनरल शाहिद के प्रोग्राम के तवस्सुत से ये जो जनरल शाहिद इम्तियाज साहब हैं जी, उनको सलूट पेश करता हूँ कि इन्होंने ये जंग लड़ी है कोर कमांडर। जी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कराची के या बाकी जगहों के इतने सुकून से रहे, जी। कोई ऐसी बात हो नहीं सकी, लेकिन वो भी तैयार थे और जिसको भी मौका मिलता वो इंशाल्लाह इसी तरह अपने आप को जो है वो साबित करता और अपनी प्रोफेशनसी को और अपने प्रोफेशनलिज्म को इंशाल्लाह ताला वो इसी तरह से मनवाता। जी, हम पूरी हायरार्की को, बल्कि मैं तो कहता हूं पूरी हायरार्की को हम सलाम पेश करते हैं जिन लोगों ने मेहनत की, काविश की। और मैं आपकी जानिब वापस आता हूं, फहमीदा यूसुफी साहिबा भी हमारे साथ हैं। फहमीदा साहिबा, आपकी जानिब आता हूं, बड़े अहम नुक्ते के बारे में मैं बात कर रहा था, अभी मैं डी ब्रीफिंग दूंगा बाकी मेहमानों को भी। लेकिन मैंने देखा दुनिया के तकरीबन तमाम ही लीडरान जो थे उन्होंने अमन की हिमायत की। जर्मन चांसलर की बात भी मैंने सुनी और मुल्क के वज़राए, दूसरे ममालिक के वज़राए आज़म भी। ताहम यहाँ पर एक लम्हा फिक्रिया ये है कि मुसलमान ममालिक जो हैं उनमें बहुत कम के ऐसे हुक्मरान या लीडरान थे जिन्होंने मुज़ाहमती बयान हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ दिया। मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान को भी OIC और यूनाइटेड नेशंस में भी ये जाने से पहले अपना स्टांस रिवाइज करना चाहिए और मुस्लिम उम्मा को एक पैगाम देना चाहिए कि अब उनको हमारे साथ यूनाइट होना पड़ेगा अगर वो फ्यूचर के अंदर हमारी कोऑपरेशन चाहते हैं। जी देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो जो ब्रिगेडियर साहब ने, कमांडर ब्रिगेडियर साहब ने जो ये 10 कोर कमांड का जिक्र किया, तो ये मैं बता दूं कि उनसे जो है हमें, क्योंकि हम नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान में मौजूद थे और इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में हमें उनसे 1-on-1 इंटरेक्शन का मौका मिला था। और मैं आपको सिर्फ इसलिए एक बात आ गई तो इसलिए बता रही हूँ कि उनका जो कॉन्फिडेंस था और जिस तरह से वो काम एंड कूल थे उस सिचुएशन में, तो पाकिस्तान की फौज को बिल्कुल जो है ना हेड्स ऑफ। अच्छा, अब जो ये आपने बात की ना कि ये मुस्लिम वर्ल्ड की, तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड के लिए कभी भी इरेलेवेंट हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम दुनिया की पहली एटॉमिक ताकत है और पाकिस्तान अब जो है वो सिर्फ मुस्लिम दुनिया की ही नहीं, पूरी जो पाकिस्तान है वो पूरी दुनिया की जो फजाइया है उसकी, वो मेरा ख्याल है अब नंबर 2 पर आ चुकी है, जिस तरह से उन्होंने ये कल एयर टू एयर कॉम्बैट किया है। तो ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने अपना स्टांस बहुत अच्छे से रखा है। OIC अनफॉर्चुनेट है कि क्योंकि पाकिस्तान का, आप ये देखें कि वो सऊदी अरब और जो अमारात है हमारे उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं और ईरान के साथ भी हमारे ऑन एंड ऑफ चलते ही रहते हैं और ये रहता है। OIC जो है वो वैसे भी मसला मुस्लिम उम्मा का रोना ही क्या है कि OIC तो वैसे ही एक डिफेक्टो एक अलामती जो है ना उसको वो आप तंजीम कह लें तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो ये ब्लेसिंग डिस्गाइज हुआ है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है, और पाकिस्तान की रेलिवेंसी मुस्लिम दुनिया में तो खैर बढ़ी ही है और है ही, लेकिन दुनिया में भी बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ी है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ मुस्लिम दुनिया के जो मुल्क हैं वो खड़े नहीं थे। सऊदिया जो है वो पाकिस्तान के साथ था, अरब इमारात पाकिस्तान के साथ था, ईरान में भी जो है वो पाकिस्तान का जो ये इंडिया ने किया था एस्केलेशन, उसके ऊपर जो है उनकी तरफ से भी बयान आया था। और बाकी जो आप गजा वाली बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे कोई हुकूमत या कुछ है नहीं, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, अगर आप वहाँ पे इंडिया पर फुटेजेस देखते, लेकिन उनकी तो तस्वीरें हमारी सड़कों पे लगी हुई हैं, उनकी तो तस्वीरें हमारे सड़कों पे लगी हुई हैं उनके लीडरान की, और हर चौक चौराहे पर मैंने देखा था 2 हफ्ते पहले उनके सारे लीडरान की तस्वीरें लगी हुई थी। वो इनकी इंतजामिया का ही हिस्सा हैं और मैंने पहले देखा बच्चा मार्च हुई, फिर मोटरसाइकिल मार्च हुई, फिर औरत मार्च हुई। जो बात हुई हुई, जाने दें। हम पाकिस्तानी बड़े दिल के लोग हैं, हम माफ कर देते हैं, हम माफ करते हैं इन लोगों को, हम माफ करते हैं इनको। माफी और उसकी बात ही नहीं है। गजा से जो फुटेजेस आए थे, बैरिस्टर अली ताहिर आपकी बात का जवाब नहीं दे सके, लेकिन मैं जरूर यहाँ पे आपकी बात का, उसकी बात का भी जवाब देना चाहूंगी गजा की जानिब से, और वो ये था कि वहाँ के जो मजलूम मुसलमान हैं, अगर आप उनके फुटेजेस देखते तो वो वहाँ पर पाकिस्तान का जो कश्मीर के मुसलमान भी मजलूम मुसलमान हैं,
कश्मीर के मुसलमान भी मजलूम मुसलमान हैं। कश्मीर के मुसलमानों के ऊपर 7-8 लाख मुसल्लत की हुई है अफवाज, उनको सांस लेने की जगह नहीं दी जा रही। नहीं तो कश्मीर के साथ तो पाकिस्तान खड़ा है। पाकिस्तान का तो स्टांस यही है कि कश्मीर जो है हमारी ठहरा गया, और मसला वो भी मुसलमान है सब। मैं वही आपको बता रहा हूँ, वो भी मुसलमान है। बैरिस्टर अली ताहिर साहब की जानिब आऊंगा। सर, कश्मीर का मौजू हाईलाइट होकर दुनिया के सामने आ गया और ये बड़ा अहम है, और अब कश्मीर के मौजू पर भी डिस्कशन होगी, लेकिन अब वो निगोशिएशन टेबल पर होगी। मैं चाहूँगा आप इस चीज़ की जो है वो निशानदेही करें। और साथ साथ हिंदुस्तान ने कहा है कि हम टेबल के ऊपर ये चीज़ नहीं रख रहे, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वजाहत के साथ कहा है कि ये 1000 साल से पुराना जो डिस्प्यूट है इसको हल करना पड़ेगा। इसके मुतालिक सोचें दोनों ममालिक, क्या कहते हैं? देखिए, निगोशिएशन से तो कश्मीर हल नहीं होने वाला। वो जो UN रेजोल्यूशंस हैं, इंडिया उन्हीं को नहीं मानता, इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता, उनकी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थी वो उसको रिपील कर चुका है। और इंडिया के अंदर जो है वो ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बड़ी तेज़ी से लेके आ रहा है, वो दुनिया का सबसे हाईली मिलिट्रिसाइज जोन इन द वर्ल्ड है। और उसके अंदर जिस तरह की जिस तरह का टाइम जो है वहाँ पे कश्मीरी जो हैं वो गुजार रहे हैं, वो मेरे ख्याल में तो इट शुड बी एन आई ओपनर फॉर द वर्ल्ड। पर मुझे नहीं लगता कि निगोशिएशन से जो है ये कोई मामला हल होना है। मेरे ख्याल में इस मामले को अगर आपने हल करना है तो आपको 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़रूरी होगा। नंबर 1 फायर पावर, नंबर 2 इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड नंबर 3 पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इन 3 चीज़ों के बगैर हम कश्मीर का इशू, हम अपने छोटे मोटे इश्यूज नहीं हल कर सकते, तो भाई कश्मीर का इशू कैसे इस तरह से हल हो जाएगा? तो ये मैं नहीं समझता कि ये कोई निगोशिएशन टेबल पे बैठकर हल होने वाली चीज़ है। बिकॉज एक पार्टी जब तैयार ही नहीं है उसके ऊपर बात करने के लिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि गन पॉइंट पे उसको बिठाकर आप करेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर हमने इसको हल करना है तो हमें इन तीनों चीज़ों को, फायर पावर को, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, तीनों चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और उसमें सबसे अहम बात यह है कि अब किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, आपने भी बहुत सारी ऐसी बातें कर दी, अच्छी लगे या बुरी लगे हम भी कर देते हैं भाई। तो किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, जो इदारे हैं उनको सियासत से बाहर आना पड़ेगा। बाहर आएंगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, वरना अदरवाइज जो है ये हम एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहना चाहते हैं, रहें जी। वो आपने सारा पोल आपने वैसे आज मैं नहीं बोलूंगा ना, आज मैं पहले वो टारगेट करूंगा। पहले तो पाकिस्तान की जो सर्विसेज है, ब्रिगेडियर नदीम साहब से ये बात करूंगा। पाकिस्तान हैज ऑलवेज सर्व द मुस्लिम उम्मा एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इनफैक्ट द इंटरनेशनल कम्युनिटी। Pakistan plays one of the most important roles as peacekeepers in the United Nations. Pakistanis have served in Africa and even in Europe in establishing peace. In fact, the peace missions, mostly Pakistan is one of the largest contributors towards peace. दूसरी बात ये, ब्रिगेडियर नदीम साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुस्लिम उम्मा के लिए इतनी खिदमात हैं, पाकिस्तानी ऑफिसर्स वेदर इन द आर्मी, एयर फोर्स और नेवी और एनी अदर service and arm have been on secondment or deputations to these countries, protecting, defending and training their armed forces, both as consultants and even on few occasions even boots on ground. We have been playing a primary role in the protection and defending of GCC countries and the Gulf. तो पहले तो ये हाईलाइट मैं चाहूँगा कि ग्लोबल पीस के लिए जो पाकिस्तान की खिदमात हैं उसके मुतालिक भी बात करें, और फिर ग्लोबल रिस्पांस बोथ फ्रॉम मुस्लिम एंड द वर्ल्ड एट लार्ज, उसके बारे में भी बात करें। जी देखिए, सबसे पहले तो सॉरी, मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ दे हमारे लिए सिचुएशन रही वो ये है कि जिन तकियों पे था वो भरोसा, वही पत्ते हवा देने लगे। हमने गल्फ के लिए जो आपने बात की, चाहे ट्रेनिंग हो, हमारी डिवीजनें फौज वहाँ बैठी हुई हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी खिदमत के लिए, उनको सर्व करती हैं। OIC कोई छोटा मोटा इदारा नहीं है जिस तरह उससे बात की गई। OIC एक बड़ा फोरम है। पाकिस्तान ने जब भी कोई दुनिया में मसला हुआ OIC के फोरम को फॉल किया, क्योंकि इसके अंदर ये जगह है जहाँ फॉरेन मिनिस्टर्स आके बैठते हैं। इसमें इनके जो लीडरान है वो आके बैठते हैं, तो जब एक जगह बैठते हैं तो कोई बात होती है। लेकिन जब पाकिस्तान पर बुरा वक्त आया तो सिवाय टर्की के, अजरबैजान के और आपने देखा कुछ मुल्कों के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई नहीं था। लेकिन जब उन्हें नजर आया, जब पाकिस्तान ने शमशीर निकाली और पहला जब ये इनका रफाल गिरा, तो फिर आपने देखा कि हमारे ब्रादर भाइयों की तरफ से, जिनको ब्रादर बोलते हैं, तो फिर कोई जो है वो एक दो ग्रेड किस्म की जो है वो स्टार्ट हुआ। एक कि जनाब सपोर्ट का सा इजहार और एक इस मामले को सेटल डाउन करने के लिए एक किरदार अदा करने की बात। तो
तो ये बड़ा एक तकलीफ दे है। बाकी जहाँ तक आपने बात की पाकिस्तान, देखें पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान अच्छा, और मैं आपको ये बता दूं ब्रिगेड नदीम साहब, ये चीज फील की गई है उन क्वार्टर्स के अंदर। ये जो बात आपने कही है, आपने उन्हीं जज्बात का इजहार किया है कि जो क्वार्टर्स इस वक्त रिस्पॉन्सिबल हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने ये बात फील की है। जो बात आपने की है, ये आपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं बल्कि कलेक्टिव कैपेसिटी में की है, इन द सेंस कि आपने पाकिस्तान की आवाम और जाहिर बात है हमारे इदारों का भी कम्प्लेक्शन उसके जज्बात का इजहार किया है। बिल्कुल, देखें बड़ी तकलीफ हुई है, यानी इसे कहते हैं ना कि एक तकलीफ दे, मैंने यहाँ से बात शुरू की कि एक तकलीफ दे, आपका दिल हर्ट हुआ। जिन लोगों के लिए आप जान तन मन धन हर कुछ देने को तैयार हैं, हर वक्त जरा सी कुछ हो जाती है या पूरा मुल्क बाहर रोड पे निकल आता है, ठीक है, आप देखें कि कोई भी नहीं, तो ये बड़ा तकलीफ दे था। बाकी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान दुनिया के बड़े 10 मुल्कों की दिफाई सलाहियत का हामिल मुल्क है। इस वक्त दुनिया में अंडर 10 मुल्क है, चाहे मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, चाहे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो। दुनिया में आपको पता है यूक्रेन दुनिया में तीसरे नंबर पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी था। यूक्रेन के पास 19,000 न्यूक्लियर बॉम्ब थे मिसाइलों के साथ जब रशिया टूटा था जी। तो इसको उन्होंने लारा लप्पा लगाया। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, सॉरी स्लैंग, लेकिन नहीं सही वर्ड आप यूज कर रहे हैं। उनसे कहा कि वापस कर दो। हाँ। ये और उससे कहा कि ये वापस कर दो। उसमें बरतानिया, अमेरिका, यानी देखिए एक तरफ रशिया है तो रशिया के खिलाफ भी है, रशिया भी शामिल था, बरतानिया और अमेरिका, इन तीनों ने मिलकर उसको ये कहा कि जनाब ये हमें वापस कर दो। तुम्हारी ये प्रोटेक्शन का, तुम्हें तो प्रोटेक्शन चाहिए ना, आराम से तरक्की करो, इन चीजों से तरक्की नहीं होती, तरक्की तो कुछ और होती है। तुम तरक्की करो, दुनिया में बड़े मुल्क बनो, तुम्हारी जो दिफा है वो हमारी जिम्मेदारी। आज देख ले क्या जिम्मेदारी है। इसी तरह से ये जो ब्रादर मुल्क हैं इनको देख लेना चाहिए। आज जो उनके दौरे कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, इनमें से कोई भी उनके लिए हमदर्दी नहीं रखता। या हमदर्दी यहाँ पर जड़ों में है, हमारी इस मुल्क की जड़ों में है। एक इंसान की फौज को तो छोड़ दे, तो यानी अपने पैरों पर खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ अपने पराये कोई काम नहीं आते। इंसान को अपनी जुर्रत और मेहनत और हिम्मत और अपने वसाइल से ही मुकाबला करना है। पैरों पे किया है, आप देख लें, किसी भी आदम मुल्क ने हमें सपोर्ट नहीं की, ठीक है। तो ये हम अकेले ही हैं। मैं आपको बता दूं, हाँ टर्की आपके साथ है, आपको पहचानना चाहिए, अजरबैजान आपके साथ है। इन लोगों ने धड़ाधड़ जनाब आपकी जो सपोर्ट हो सकती थी वो मुझे पता है, ठीक है। और इसी तरह से अजरबैजान ने बिल्कुल साथ खड़ा, कोई मसला हो जाए हम पहुंचेंगे जनाब, हमारी सारी जो है वो दरवाजे खुले हुए हैं यहाँ पे जितने भी। हमने भी उनका बहुत साथ दिया है, मैं आपको बताऊं, हम अजरबैजान के साथ हम भी दीवार बन के खड़े रहे हैं। हाँ वो जाहिर है, जब भी तो देखे ना, लेकिन हमने बाकी लोगों के साथ भी तो क्या किया ये भी आपको पता है, सबकी खिदमत की है, ठीक है। ये जो आपने बात की कि ट्रेनिंग, ऑपरेशन, तो सपोर्ट, तो उनका तो उनके मुल्क के अंदर जो है कोई बगावत ना हो जाए, उनकी हर चीज में हम खड़े हैं कि जनाब आपकी खिदमत, आप हुक्म करें। लेकिन कोई भी नहीं था। पाकिस्तान कुछ अरसे तो इधर उधर दौड़ता रहा कि भाई अभी 16 घंटे रह गए, अभी 24 घंटे रह गए, हमें डर है ये दरवाजा खुल गया, ऐसा ना हो कि हमें भी नुकसान हो, फिर हमें भी कुछ करना पड़े, फिर हमारे पीछे पड़ेंगे आप लोग के, यार ये ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। तो ये बहरहाल इन लोगों ने बहुत डिसअपॉइंट किया। पर मैं देखिए नाज़रीन, मैं अकेला नहीं हूं, आपको फील हो रहा था। देखें, जब एक दफा कोई भी जंग होती है, जीत जाता है इंसान, गाजी होकर आता है, तो भी डीब्रीफिंग होती है। और जैसे मैंने आपको कल कहा कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, यानी ये देखा जाता है कि क्या क्या मामलात, क्या क्या वाक़यात पेश आए। और मेरे ख्याल से ब्रिगेडियर साहब के साथ बात करके हमने उसी पर गुफ्तगू की। मैं चाहूँगा आप फहमीदा यूसुफी साहिबा की जानिब भी जाएँ। फहमीदा यूसुफी साहिबा, अब बुनियादी तौर पे बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने भी इसका इजहार किया, अभी आगे जाकर ब्रिगेडियर साहब से भी पूछूंगा, लेकिन फहमीदा साहिबा आपसे जानना चाहूँगा कि ये हल्की फुल्की मौसीकी हिंदुस्तान का चलाने का कितना लंबा इरादा है, क्योंकि बैरिस्टर अली ताहिर साहब भी कह रहे थे कि ये भरपूर अंदाज से एम्ब्रेस नहीं किया इन्होंने जो अमन का अमल है। क्या कहती हैं आप? नहीं, देखिए, इंडिया से तो आप किसी किस्म की खैर की और शराफत की उम्मीद रखना जो है वो बिल्कुल फजूल है। और लाइन ऑफ पॉलिसी उन्होंने जो है वो फॉरेन ही जो स्टॉक्स हैं उसके बाद ही वायलेशन स्टार्ट कर दी है, और उनका पूरा जो फोकस है वो यही है। और वो फ्रस्ट्रेशन भी एक उसके अंदर है, जिस तरह से वो वहाँ पे गोलाबारी कर रहे हैं और जिस तरह से वहाँ पर चल रहा है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मैं ये पिछले 21 दिन से ये वॉर सिचुएशन अपनी आंखों से 1-on-1 उन प्लेसेस पे मौजूद रही हूँ, तो LOC भी मैं
इस सिचुएशन में गई थी और वहाँ पे भी जो मौजूद है फौज की कमान, उनसे मैं मिलकर आई थी और जो भी जो सारी सिचुएशन और कंडीशन है वो उनसे देखकर और पूछ कर आई थी। और उनका यही कहना था कि यहाँ पर हम बिल्कुल हाई अलर्ट पर हैं और अलर्ट भी रहेंगे, क्योंकि इंडिया अगर जो है वो भले वो पीस का फ्लैग लहरा भी दे तब भी उनसे ये कोई तवक्का नहीं रही जा सकती। तो जो LOC पर उन्होंने, जो कि आपने कुछ अर्सा कबल जो है वो देखा था कि LOC पे थोड़ा सा एक हमें कुछ अरसे के लिए कुछ सुकून नजर आया था, क्योंकि इन्होंने अपना फोकस बलूचिस्तान और को कर लिया था, स्पेसिफिक बलूचिस्तान को कर लिया था इंडिया ने, और LOC पे जरा इन्होंने थोड़ा सीज फायर और थोड़ा कूल डाउन कर दिया था। तो अब उसको उन्होंने जो है फिर से लेट किया है और उसकी वजह यही है कि वो अपनी मसला मोदी सरकार का जो है ना वो ये है कि वो अपनी आवाम को जो वो जुनून और उनके मीडिया ने जो ये पीट के गले फाड़ के पीट के जो नरेटिव बिल्ड किया हुआ है कि कश्मीर के जो जहादी हैं और पाकिस्तान जो है वो उन्हें सपोर्ट करता है और ISI के जो वहाँ पे सेंटर्स हैं और वहाँ पर वो जिहादी जो हैं वो वहाँ से इंडिया पर हमले करते हैं वगैरह वगैरह, यही नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया हुआ है जिसको वो इलेक्शंस में इस्तेमाल करते हैं। इस बार पांचा जो है मोदी सरकार को उल्टा पड़ गया है, तो ये वहाँ पर LOC पर मुझे लगता है सिचुएशन जो है वो टेंस रहेगी। लेकिन मुझे ये भी साथ साथ लगता है कि इंडिया अब किसी किस्म का कोई मिस एडवेंचर पाकिस्तान की हुदूद में कम अज कम करने की कोशिश नहीं करेगा, ये मुझे बिल्कुल लगता है। बड़ा अहम नुक्ता आपकी तरफ से आ गया। यहाँ बैरिस्टर अली ताहिर साहब की जानिब जाऊँगा। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि आपने एक बड़ी अहम गुफ्तगू की। मैं चाहूँगा किसी और दिन उस मौजू के ऊपर आपके साथ गुफ्तगू करूँ, लेकिन एक नेचुरल कम्प्लेक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त आवाम के अंदर एक बेचैनी पाकिस्तान की जो थी वो काफ़ी हद तक मैं आपको बताऊँ दूर हुई। हम लोगों में से बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि यूफोरिया क्रिएट हो जाता है, फिर रेटोरिक क्रिएट हो जाता है, कुछ हम लोग इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि अंदरून खाना मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े सेन और बैलेंस्ड माइंड्स ये बिलीव करते हैं कि पीस इज़ द वे फॉरवर्ड। और ये याद रखें, पीस इज़ वेरी फ्रेजाइल। पाकिस्तान किसी वायलेंट मूवमेंट के तहत उसने जन्म नहीं लिया था, बल्कि अल्लाह के करम से जो हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने एक सियासी और कानूनी जंग के ज़रिए पाकिस्तान को हासिल करने की जदोजहद की। इसका जवाब मैं आपसे लूँगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बैरिस्टर अली ताहिर साहब के सामने मैंने सवाल रखा था, अब ये मुझे बताएंगे कि ये पीस कितना सस्टेनेबल होगा। जी बैरिस्टर अली ताहिर साहब। जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक नई डिफरेंट लाइन जो है वो रीड्रॉ हो रही है और दो बड़ी कुव्वतों के बीच में रीड्रॉ हो रही है। उसमें इंडिया जो है वो भी ये पूरी कोशिश कर रहा है कि जितना वो इसका एडवांटेज ले सके ले, और जाहिर है कि हम भी जो है हमारे पॉलिसी मेकर्स भी इसी बात के ऊपर जो हैं वो सोच रहे हैं कि किस तरह उसको कितना पुश किया जा सकता है, उतना उसको दूर पुश किया जा सके। तो ये जब अब हमें पता है कि नए हालात में, नए सर्कमस्टांसेस में एक नई डिफरेंस जो है वो सेट हो रही है, और ये कारगिल के बाद से जो है वो अब ये वक्त आया है कि एक नई डिफरेंट लाइन यहाँ पे सेट हो रही है। तो ये तो मैं आई कैन से दिस विद 100% क्लैरिटी इन माई माइंड, दिस इज माई एनालिसिस, नॉट माई इंफॉर्मेशन, नॉट माई न्यूज़, दिस इज माई एनालिसिस, कि ये मामला यहाँ पे रुकने नहीं वाला। बिकॉज अगर आप ये देखिए कि इंडिया जिस तरह से आगे आया है, तो उसने सबसे पहली बात, यानी एक ही ट्वीट में उसने ये बात की कि सीज फायर, बट वो जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो हेल्ड इन अबेंस रहेगी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले वक्तों में ये नेचुरल रिसोर्सेज की जंग इस दुनिया में जो है वो आनी है, स्टार्ट होनी है। और इंडिया अभी से इस मुद्दे को अगर वो लेकर आ रहा है टेबल के ऊपर, तो वो चाहता है कि इसको रीनिगोशिएट करे। हमें आज से इस बात को समझना है कि दिस इज नॉट अप फॉर रीनिगोशिएशन। व्हाट हैज बीन सेट एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, एज अ पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रीटी हैज ऑलरेडी बीन सेट। और हमने इस सबसे पहले तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है,
इसको जो है जो इंडिया ने नहीं किया, हमने उस लिंक को, उस कैजुअल लिंक को हमने तोड़ना है। ये हमारे लिए सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2 ये है कि ये जो ड्रोन्स आए और ड्रोन्स उन्होंने भेजे और जेट्स भेजे और हमारे 26 लोग शहीद किए, मेरा ये वैसे मानना है, अब मैं बड़ा अपना एक ऑनेस्ट बोनाफाइड ओपिनियन दे रहा हूँ कि देखिए हम गांधी के पैरोकार नहीं हैं। एक गाल आगे करेंगे, वो दूसरे पे मारेंगे तो तीसरी दफ़ा वो आपके गाल पे नहीं मारेंगे, वो कहीं और मारेंगे, और थप्पड़ नहीं मारेंगे, लात मारेंगे फिर। तो आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो आप इस बात को समझिए कि वी हैव टू reciprocate in the same tone, tenor and language, and I have no doubt in my mind that the Pakistani armed forces, which are the bravest armed forces in the world, पूरी कौम उनके पीछे खड़ी है। इंटरनल डिफरेंस जो मर्जी हो, हम उनके पीछे जो है वो दीवार की तरह खड़े हुए हैं, और इसी वजह से मुझे ये नहीं लगता कि कोई बड़ी ये सस्टेनेबल जो है ये सीज फायर बड़ी देर तक रहेगा। ये तभी होगा जब ये जो एक हिंदुत्व एलिमेंट है हम इसको पुश बैक करेंगे, और इंटरनली भी इंडिया को बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि जंग जो है वो रीजन के फ़ायदे में नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम सब इस बात को सोच रहे हैं, बट ऐसी सिचुएशंस में ज़ाहिर है इमोशंस जो हैं वो खुद ही आउटपोर होते हैं, उनको रोकने का कोई तैयार नहीं है, और ये दुनिया में हर जगह होते हैं। बट एट द सेम टाइम हमने एज अ मुल्क ये ज़रूर सोचना है, येस पीस इज़ आवर अटमोस्ट प्रायोरिटी। हम अपने मुल्क के अंदर भी पीस के लिए ही कुर्बानियां दे रहे हैं, बाहर भी हम यही चाहते हैं, एक्सटर्नल बॉर्डर पर भी, फ्रंट पर भी पीस रहे, बट दैट कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ the strategic advantage that Pakistan has, and that cannot come at the cost of national interest। ये नहीं हो सकता कि हमारा कोई नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको बालाए ताक रखते हुए हम ये कहें कि जी चूंकि इंडिया जो है 7 टाइम्स लार्जर, तो हम अमन पसंद हैं और हम जो है इस अमन को जारी रखेंगे और सारी रखेंगे। ऐसा मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ये हो गया तो ये एक खतरनाक ट्रेजेक्टरी की तरफ हम चले जाएंगे। तमाम चीज़ों को होलिस्टिकली फॉरेन पॉलिसी को, इकोनॉमी को, फायर पावर को, मसल को, इंटरनल पॉलिटिकल, बिल्कुल जामे तौर पे इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, खास तौर पे हमारी इकोनॉमी को और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को, हमने इन तमाम चीज़ों को लेके साथ चलना है। जो मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूं, जो आप OIC का सवाल पूछ रहे थे, मैं आपको ये बताऊं कि उसका जवाब इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के अंदर ही है। दुनिया में डिप्लोमेसी चेंज हो चुकी है। आप इंडिया का ट्रेडिंग का जो हुजम है वो देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ, UAE के साथ, बहरीन के साथ, कतर के साथ, मोरक्को के साथ, और फिर आप अपना देख लीजिए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। चलें इस बारे में भी बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं ब्रिगेडियर नदीम साहब की तरफ वापस जाऊँगा। ब्रिगेडियर नदीम साहब, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, मे बी आपने भी शायद नोटिस की हो, पहले ये होता है कि मैं अगले दिन देख रहा था एक मुल्क है जिसका वीज़ा हमारे पासपोर्ट पे नहीं लग सकता, वहाँ पर तकरीबन हर नौजवान जो है उसके लिए लाजिम है कि वो फ़ौज के अंदर नौकरी करे, और वो बहुत कलील होती है मुद्दत उसकी। उसके अलावा कोरिया के अंदर भी इस तरह से है कि तकरीबन हर शहरी जो होता है उसको किसी न किसी फॉर्म के अंदर सर्विसेज में सर्व करना पड़ता है, वो उनकी कंपल्शन है, ऑलमोस्ट एवरी सिटीजन हैज़ टू डू इट। हमारे मुल्क के अंदर एक ऑब्वियसली एक ऑब्सोलीट निज़ाम था NCC वाला, वो तो खैर वी सीन थ्रू टाइम के वो ख़त्म हो गया, लेकिन इसके साथ साथ सिविलियंस की ट्रेनिंग अर्बन सिटीज़ के अंदर जो मैं कहूँगा कि प्लानिंग, और ज़ाहिरी बात है उसके लिए इदारे मौजूद हैं हमारे यहाँ बहुत सारे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के भी, लेकिन इस तरह के सिनारियो से डील करने के लिए हमारे पास मौजूद नहीं है। सेकेंडली, कॉम्प्रिहेंसिव रिजर्व स्ट्रक्चर जैसा बहुत सारे बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर बहुत सारे ममालिक के अंदर हमने देखा है कि मौजूद है, हमारे यहाँ वो रिजर्व्स का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल, इवन इफ़ यू आर अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, यू कैन बी कॉल्ड अपॉन टू सर्व योर कंट्री वंस अगेन। तो इसको ज़रा दोबारा से एलेबरेट और रिविजिट करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। आप इसके बारे में अपनी क्या राय देना चाहेंगे, और ये भी बताइएगा कि इसकी रीइंफोर्समेंट थ्रू ट्रेनिंग ऑफ कॉमन सिटीजन्स किस तरह से पॉसिबल होगी। जी, पहले पाकिस्तान में बिल्कुल आपने सही बताया कि NCC की ट्रेनिंग होती थी। उस वक्त की बातें हैं जब हम न्यूक्लियर पावर नहीं थे, जब हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमें मैन पावर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये चीज़ें भी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो फ्यूचर की वॉरफेयर है उसके अंदर ह्यूमन एलिमेंट है वो उसकी
तादाद कम से कम होती जा रही है। जी ठीक है, आपने देखा कि एयरक्राफ्ट भी जो है यूएवी हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स लोग कहते हैं। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि जहां जरूरत हुई तो जरूर ये सारे कॉन्टीजेंसी प्लान पहले से बने हुए हैं, इनके सारी फंडिंग वगैरह हर चीज ऑलरेडी। लेकिन समरी उसकी ये आपके कहने की कि मिलिट्री हार्डवेयर इज द सीक्रेट टू सक्सेस इन टुडेज वॉर। बिल्कुल, मिलिट्री हार्डवेयर देखिए, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी क्वालिटी, ये सब इस वक्त आप देखिए कि एक PL-15 जो है वो कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, जो रफाल इस वक्त फ्रांस का माया नाज कहते हैं, दुनिया का टॉप टेक्नोलॉजी का जो है वो शाहकार है, लेकिन आज वो शाहकार जो है स्क्रैप के बहुत बिक रहा है। तो ये सब चीजें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बिल्कुल विजिलेंट है। आपने जो बातें की, जो आप सोच रहे हैं वो हमारे पास दूसरी बात ये कि हमारे पास आर्मी की जो रिटायर्ड रिजर्व है वो बहुत ह्यूज है। ठीक है, वो तकरीबन 7 से 10 लाख का तो आर्मी रिजर्व है। 7 ईयर्स तक हर आर्मी पर्सनल जो है वो रिजर्व लिस्ट पर रहता है। ठीक है, ये आपको बता दूं, 7 ईयर्स तक, रिटायरमेंट के भी 7 साल बाद तक वो पाकिस्तान आर्मी रिजर्व लिस्ट के ऊपर रहता है। ठीक है, तो और उसके बाद भी इन केस ऑफ एमरजेंसी भी वो कॉल किया जा सकता है। ठीक है, 7 साल के बाद कम से कम ये होता है कि उसको कहीं आने जाने के लिए NOC नहीं लेना पड़ती कि भाई कोई जंग लग जाए, कुछ हो जाए तो मैं इधर से बाहर जा रहा हूँ, मेरी जगह को बंदोबस्त कर लेना। ये बात होती है। तहरीर है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अपनी चीज़ों की जरूरत नहीं, बल्कि पाकिस्तान को इस वक्त स्टूडेंट्स की जरूरत है जो एजुकेशनली लेवल पर और R&D लेवल के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेवल पे बहुत हाई क्लास ब्रेन हमें चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह नस्ट का आर्मी ने बनाया हुआ है। आप देखें, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंडर में पूरे पाकिस्तान के अंदर बेशुमार अभी इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। GI के है गुलाम साहब का, और ये सारी लेबॉर्ट्रीज जितनी हैं इनमें माशाल्लाह ये सारे जो टॉप क्लास बच्चे हैं हम उनको बुलाते हैं, और ये पाकिस्तान का ब्रेन है। इसलिए पाकिस्तान में आपको हर टेक्नोलॉजी मिलेगी। तो एक चीज याद रखिए, जो बात कर रहे थे कि ये सीज फायर रहेगा नहीं रहेगा, डाउटफुल है। देखिए, सीज फायर किसी भी जगह उस वक्त तक रहेगा, ये सीज फायर भारत की ख्वाहिश के ऊपर, नॉट पाकिस्तान। ठीक है, हमें और ये ध्यान में रहना चाहिए। तो ये सीज फायर उस वक्त तक रहेगा जब तक हमारी कोई कमजोरी किसी को नजर नहीं आती। ठीक है, यानी उन्हें पता रहेगा कि ये कमजोर नहीं है किसी भी जगह से, ये हमारे बराबर है। जब भी हम उनकी बराबरी से नीचे आएंगे तो ये सीज़फायर खत्म हो जाएगा, ये टेबल टॉक्स खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो बात कर रहे हैं कि जंग टेबल से भी हल हो जाते हैं, इस वक्त अमेरिका का इस एरिया के अंदर मैं आपको अपनी राय बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना ने उनके रेयर अर्थ मेटल्स रोक लिए हैं। पाकिस्तान का जो गिलगित बल्तिस्तान, ये जो पहाड़ी सिलसिला है सारा, हिमालय, काराकोरम रेंजेस जितनी हैं, ये रिच फील्ड ऑफ दीज रेयर अर्थ मेटल। तो अमेरिका का एक ये भी प्लान है। तो हो सकता है कि वो सुपर पावर है और वो कोई दोनों मुल्कों के दरमियान कोई एक ऐसा कोई हल करा दे कश्मीर का, जो शायद हमेशा के लिए दोनों मुल्कों की इससे जान छूट जाए और पायदार अमल हो और एक बेहतरीन सोल्यूशन मिल जाए हमारे मुल्क की आवाम को। नहीं, मुख्तसरन आपको एक लुकमा दूंगा। अवाम पाकिस्तान को तो इसका नहीं पता, क्योंकि इन लोगों को बताया ही नहीं गया, बेचारों को गेम कहीं और हो गई। लेकिन एक सोल्यूशन अपनी तरफ से खुद बना लिया गया था 2019 के अंदर, जो वो अभिनंदन इंसिडेंट हुआ था उसके बाद, और वो ये था कि जब उन्होंने आर्टिकल 370 हटा दिया है तो दैट मीन्स स्पेशल स्टेटस इज रिमूव्ड, वॉट एवर दे हैव द लाइन ऑफ कंट्रोल, टिल द लाइन ऑफ कंट्रोल बिकम्स इंडियन टेरिटरी, एंड व्हाट वी हैव ऑन आवर साइड ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल, वो हम पॉलिटिकल अपना मैप चेंज करके वो हमारा हो गया, और जी मसला हल हो गया, जी मसला हल हो गया, जी मसला हल हो गया। और हमने बड़े शादियाने बजाए, बहुत नाच गाने हुए पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने अपना सियासी नक्शा बदल लिया, पाकिस्तान ने अपना सियासी नक्शा बदल लिया, एंड वी थॉट द इशू हैज रिजॉल्व्ड, बट नाउ वी नो द इशू इज नॉट रिजॉल्व्ड। इज इट रिजॉल्व्ड और नॉट रिजॉल्व्ड इवन आफ्टर चेंजिंग पॉलिटिकल मैप? जी नहीं, इट इज नॉट एट ऑल रिजॉल्व्ड, और अभी तो बाकी है। ठीक है, क्योंकि ये पानी का मसला भी उसी से ही रिजॉल्व होना है। देखिए, हमें जो बड़ा इशू हुआ है वो ये है कि जो हमारे मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरियाज हैं, यही चीज कह के पाकिस्तान बनी थी ना, दो कौमी नजरिया, तो वो एरियाज हमारे हैं। ठीक है, और इसका जो है प्लेबिसाइड का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हुआ है, तो उसी के ऊपर ही आर्टिकल के तहत ही हमने इसका सोल्यूशन मांगा है पूरी दुनिया से। और मैं समझता हूँ कि ये कुछ टाइम करीब आ गया है। अब इंडिया का ये जो छोटी सी जंग हुई है 2 दिन की 3 दिन की, इससे मैं समझता हूँ कि इंडिया इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अब इस टर्म पे आ गया है, उसको ये एहसास हो गया है कि ये कोई मालदीव और छोटे मोटे जो श्रीलंका और इस तरह का कंट्री नहीं है। ठीक है, हमारे IMF भी आता है, और यही हाल आपके जो गल्फ के कंट्रीज है ना, मैं आपको बता दूं, इनको भी लग पता गया होगा
कि ये हमें बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। उसकी वजह ये है कि हमें बहुत ज़्यादा, हम यहाँ से कशकोल लेके बार बार जाते रहे ना, तो वो उन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड समझ लिया। अभी उन्हें ये एहसास होगा कि ये तो भाई बड़े काम की चीज़ें हैं, इन्हें बुलाओ, अभी और बुलाओ, जितने पहले बुलाए हुए इससे ज़्यादा कहेंगे आप और बुलाओ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लें। अब इनको ये रियलाइजेशन होगी कि यार हमने क्यों नहीं पड़े इस मसले में, और क्यों हमने अपनी यहाँ आवाम में जो है ना अपनी साख खोई। चाहे गवर्नमेंट में साख खोई ना खोई हो, आवाम में इन्होंने साख खोई है, बिल्कुल खोई है। इन्होंने हमारे साथ बिल्कुल खड़े नहीं हुए, कहीं नजर नहीं आए, और हम पर बुरा वक्त था। उस वक्त हमें पता है कि ये हमारे साथ खड़े नहीं हुए। लेकिन बहरहाल हम मुसलमान हैं, हम तो नहीं देखें, बात आपने सही की है। देखें, मैंने रीइटरेट इसलिए किया क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया पर कोई ये बात कह नहीं रहा था, और मुझे पता है कि वाकई में बहुत सारे लोग जो कि हल्का असर से बिलोंग करते हैं वो बहुत हर्ट फील हुए, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का डिफेंस और मिलिट्री अपरेटस जो कि हमेशा हमारे मुसलमान उम्मा और मुसलमान ममालिक के दिफा के लिए हर वक्त तैयार रहता है, सुबह हो या शाम हो। ज़ाहिर बात है उनको भी ये फील हुआ होगा, अगर आवाम को फील हुआ है तो उनको भी फील हुआ होगा कि अब हम वक्त तैयार रहते हैं इनके दिफा के लिए, तो कम अज़ कम सरसरी तौर पे इंसान ज़ुबान से ही कह दे। लेकिन ज़ाहिर बात है वो उसका इजहार आप करते हैं। मीडिया वाले एक्चुअली घबराते हैं क्योंकि मीडिया वालों को पता ही नहीं होता कि मिलिट्री माइंड क्या सोचता है। मुझे नाजरीन इस वजह से पता है क्योंकि पूरा ख़ानदान ही फ़ौज में, तो मैं सुबह शाम इन लोगों के साथ बैठ ही रहा होता हूँ, तो मुझे पता होता है ये क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या है इनके जहन में। इसलिए मैं कह देता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ। और आए मैं पेट्रियाटिक पाकिस्तानी, मैं बिल्कुल रियायत नहीं करता, मैं बिल्कुल रियायत नहीं करता। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर फहमीदा यूसुफी साहिबा की जानिब जाऊँगा। फहमीदा यूसुफी साहिबा, आपने बात सुनी, जाहिर बात है आपने अपने पस मंज़र से कहा, मीडिया वाले हमारे थोड़े से वैसे भी आजकल जिस तरह ये सियासतदानों ने थोड़ी रैश बिहेवियर की, थोड़ा एक्स्ट्रा मोहतात रहते हैं हम कि कहीं कुछ गलत ना निकल जाए। लेकिन मैं चूँकि मैंने आपको बताया मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे पता है कि क्या चीज़ जो है वो दर्द करती है, ज़ख़म में दर्द होता है, जब नमक उस पर लगता है तो फिर मैं फील करता हूँ। अच्छा, मुख्तसरन अब मैं चाहूँगा कि इसको कंक्लूड ही करते हैं। फहमीदा यूसुफी साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि बिलखुसूस कराची की आवाम और कराची के लोग, मैंने ये फील किया कि इस जंग के अंदर उनकी भी मुहब्बे वतनी का जज्बा, हुब्बुल वतनी का जज्बा जो सामने आया, तो मैं चाहूँगा इसके बारे में भी आप कुछ बात करें। जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं अली ताहिर साहब और ब्रिगेडियर साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये सारा जो मैटर है ना दुनिया में, जो आप मैटर करते हैं वो आपकी पावर मैटर करती है, चाहे वो आप इकोनॉमिक पावर हो, चाहे वो आप एटॉमिक पावर हो, और पॉलिटिकली आप स्टेबल पावर हो। तो जो ये पाकिस्तान के टारगेट्स हैं, ये पाकिस्तान को अचीव करने हैं, और ये इंडिया पाकिस्तान को अचीव ना करने देने के लिए LOC पर या जो है बलूचिस्तान में या कुछ और मतलब साजिशें करके, कुछ ना कुछ करके, इंसर्जेंसी करके इस स्टेबिलिटी पर हमले करते रहेगा। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो आपने बात की है कि कराची की आवाम का जज्बा, तो जाहिर है कराची भी तो पाकिस्तान ही है ना, बल्कि कराची को तो हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं। कराची का तो दिल इतना बड़ा है कि वो पूरे पाकिस्तान से आने वालों को अपने अंदर समेट लेता है। हमारी जितने भी जो है मामला हो, चाहे हमें पानी ना मिल रहा हो, बिजली ना मिल रही हो, हमारी सड़कें टूटी हुई हो, जो भी हमारे मसाइल हो, और लेकिन उसके बावजूद हम जो है ना कराची वाले, हम हर उसको जो है वो इंजॉय करते हैं, और हर मामले को इंजॉय करते हैं। और जिस तरह से बाकी सूबों की आवाम निकली हुई थी, बाकी शहरों की आवाम अपनी पाक फौज के साथ खड़ी थी, उसी तरह कराची की आवाम जो है, आप देखें कि गलियों में और सड़कों पर और हमारे जो फूड स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर, हर जगह पर आपको पाकिस्तान के जो है अफवाज के साथ लोग खड़े हुए दिखेंगे, और उनका जो जज्बा था, और जो कराची वालों की जुगतबाजी है, और जिस तरह कराची वालों ने पानी के ऊपर और जो रफाल गिरने पे और S-400 तबाह करने पे बनाए हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक दफा फिर जो जज्बा इन्होंने जंग में पाक फौज और पाकिस्तान के साथ यकजहती में जितना शोर मचाया है, अगर अपने मामलात को हल करने के लिए भी इतना शोर मचा लें तो मेरे ख्याल से बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो वो मतलब वो अब कराची का मिजाज कुछ इस तरह का है ना, वो तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते कि कराची का मिजाज इस तरह से कि हमें ना, मुझे लगता है कि हमें ना थोड़ा बहुत
यानी कि एक सहने की आदत भी हो गई है कि चलो ठीक है, ट्रैफिक जैम है, चलो लोड शेडिंग है, चलो ठीक है, सड़क टूटी है, चलो ठीक है। तो लेकिन जो ठीक नहीं है वो ये है कि अगर पाकिस्तान की जानिब कोई भी आंख उठा के देखेगा तो हम अपने तमाम पॉलिटिकल डिफरेंसेस भूल के, तमाम किस्म के इंटरनल मामलात को भूल कर हम जो है वो अपनी फौज के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़े होके, तो कराची वालों की उकुल वतनी में भी किसी किस्म का भी कोई जो है ना वो सच्चाई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा है कराची, जाहिर सी बात है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे मजेदार अच्छा, और मैं आपको ये भी बता दूं कि कब्जा हो गया है और कराची वाले सो के भी नहीं उठे थे उस वक्त का। हिंदुस्तान ने, मैं आपको बता दूं, जब जेनिथ पे पहुंचाई है अपनी एस्केलेशन और उसको पता था कि वो हमारे साथ फिजिट कर रहा है, तो वो एस्केलेशन जो मैं अपने जेनिथ पे पहुंची है वो तब पहुंची है जब उन्होंने कहा कि जी उन्होंने अपने नेवल फोर्सेस को कराची की तरफ पॉइंट कर दिया। और आप देखें उसके बाद हकीकी एक्शन सामने आया है, हाई अलर्ट हकीकी एक्शन सामने आया है। मैं तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस गए हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि ये प्रोग्राम तो हमारा हिंदुस्तान में जरूर देखा जाता है। मैं आपको बता दूं, बाकी प्रोग्रामात नहीं देखे जाएं, लेकिन ये जरूर देखा जाता है क्योंकि वो जानते हैं कि अली नासिर पढ़ी लिखी बात करता है, उसके मेहमान भी लोग होते हैं और वो मुल्क के अंदर जो एक पेट्रियाटिक अप्रोच है उसकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, रियलिस्टिक ओपिनियंस की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। और मैं सनसनी के लिए प्रोग्राम नहीं करता, मैंने डे 1 से अमन की बात की, इवेंचुअली अमन पे ही बात आई। मैं हिंदुस्तान के टीवी एंकर्स और मीडिया वालों को भी यही कहूँगा कि अमन की बात करें, ये वॉर रिटोरिक बंद करें, इससे आपका मंजन ज़रूर बिक जाएगा, आपका पान मसाला ज़रूर बिक जाएगा, आपके साबुन ज़रूर बिक जाएंगे, आपके जो क्या नाम वॉशिंग पाउडर ज़रूर बिक जाएंगे, लेकिन ये याद रखिए कि मालिक आपस में अमन से रहेंगे तो दोनों का इसमें फ़ायदा है, पूरी दुनिया का इसके अंदर फ़ायदा है। लेट्स मेक पीस हीरोइक, ये बड़े मशहूर अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन साहब के अल्फाज हैं। लेट्स मेक पीस हीरोइक, अमन को अहमियत दें, वज़न दें। ये पाकिस्तान की तरफ से आपको पैगाम है, आपके पूरे मीडिया को पैगाम है। तमाम लोग इसको समझें, अमन की अहमियत को समझें, अमन की हैसियत को समझें, अमन को अप्रिशिएट करें। यहाँ पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।